नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजनीति की फसल कहीं भी उगाई जा सकती है, किसी भी तरह उगाई जा सकती है। इसके सिर्फ मौके की जरूरत होती है, कुछ प्रतीकों की जरूरत होती है। शर्त बस इतनी है कि इसका वास्ता वोट बैंक से हो और चुनावी फायदे की हर हाल में गारंटी हो। तभी तो यूपी में डकैती के आरोपी की जाति पर राजनीति हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जाति का मुद्दा भारी है। अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासत को सुलगा दिया है। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। साथ ही बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की, जिन्हें बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। बात महाराष्ट्र की भी होगी, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ कर दी है युद्ध की घोषणा। भारत की बात में हरियाणा की खबर भी होगी, जहां टिकट बंटवारे के फैसले ने सियासी विकेट गिराने की शुरुआत कर दी है। आखिर बीजेपी किस धर्म संकट में है और कैसे हो रहा है डैमेज कंट्रोल। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश की सियासी लड़ाई पूरी तरह से जाति पर आ गई है। ऐसा महीने भर में कई बार हुआ जब अलग अलग मामलों के आरोपियों पर एक्शन को समाजवादी पार्टी ने जाति के आधार पर टारगेट करने की कार्रवाई की तो बताया। आज एक बार फिर ऐसा हुआ। देखिए ये खास खबर। हम अपराधियों के पक्ष में हम समाजवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तब पुलिस माला लेके पहरावे कि पुलिस गोली चला गई। जब वो उधर से चला रहा तो इधर से गोली चली, तब उसमें जाति चीन करके तो गोली नहीं जाके लगी। सुल्तानपुर को दिन दहाड़े दहलाने वाली डकैती के एक आरोपी को यूपी पुलिस के एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंगेश यादव को जब एसटीएफ ने घेरा तो उसने फायरिंग की। जवाबी एक्शन में मंगेश गंभीर रूप से जख्मी हुआ, बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब ये तस्वीरें देखिए, ये 28 अगस्त की हैं, जब सुल्तानपुर के व्यस्त ठठेरी बाजार में एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में डकैती डाली गई थी। 5 अपराधियों ने तब तमंचे लहराकर यहां 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट लिया था। इस वारदात के 3 आरोपियों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तब एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किए जाने की बात कही थी, जबकि अब चौथे आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। कहने को तो ये यूपी पुलिस का एक एनकाउंटर पर है, लेकिन अब इस पर सियासी एनकाउंटर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश के इस बयान पर आर पार की सियासी भिड़ंत शुरू हो गई। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं। हमारी सरकार में जो लोग अपराधी हैं वो किसी जाति मत संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अखिलेश ने पूरे एनकाउंटर पर और भी सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। समाजवादी पार्टी के मुखिया के इस बयान पर बीजेपी बिफर उठी तो इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश के साथ खड़े हो गए। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है, उसको मार दिया जाएगा, तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं,
ये सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा के लोग ही ये सब कर सकते हैं। इसको पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री खुदा नहीं बन जाता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई होती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी की सियासत में किसी वारदात के आरोपी की जाति का मुद्दा उछला हो। लखनऊ में छेड़खानी के मामले में भी विधानसभा से सड़कों तक जाति का सवाल सुर्खियों में रहा था। सूची भी मेरे पास आई है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया। वो लड़का आया है एक यादव, ये बेचारा चाय पी रहा था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति का सवाल गर्म है और इसको लेकर जमकर सियासत दोनों तरफ से हो रही है। बढ़ते आगे, क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है? क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव छोटी बहू अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में लाने में जुटे हैं? दरअसल बीजेपी नेता अपर्णा की पार्टी से नाराजगी की खबरें लगातार चर्चा में है। कहा जा रहा है कि वो महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिलने से खुश नहीं है। उन्हें ये कद के मुताबिक कमतर लग रहा है। ऐसे में अपर्णा का अगला कदम क्या होगा, इस पर अटकलें तेज हो गई। क्या मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर अब खुश नहीं? क्या वो पार्टी से नाराज हैं? क्या यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अपर्णा को अपने कद के मुताबिक छोटी लग रही? ये सवाल तब उठने लगे जब अपर्णा की नाराजगी की चर्चाओं के बीच अचानक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से नाराज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। चाचा शिवपाल यादव के जरिए अपर्णा समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। नाराजगी की वजह 2.5 साल की मेहनत और सैफई परिवार की विरासत के मुताबिक बीजेपी में पद नहीं मिलना है। अपर्णा यादव सैफई परिवार से है। परिवार से आज भी उनके बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव से उनके संपर्क की बात ने बीजेपी के भीतर सरगर्मी बढ़ा दी, लेकिन पार्टी ने ऐसी चर्चाओं को साफ तौर पर खारिज कर दिया। हमारे साथ हैं वो और हमारी पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे से काम कर रही हैं और मेरी अपेक्षा है कि अपर्णा भी जो दायित्व सरकार की ओर से उन्हें मिला है पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। इस बीच अपर्णा ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वो बीजेपी के आला नेताओं से मिलकर अपनी बात रख सकती हैं। पार्टी चाहे जो सफाई दे, लेकिन अपर्णा के मामले में बीजेपी का धर्म संकट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अपर्णा यादव भले ही बीजेपी में हों, लेकिन उन्होंने कभी भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना ही सैफई परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ सियासी टिप्पणी की। पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें अभी तक बड़ी जिम्मेदारी न मिलने की यही वजह है? हालांकि अब तक खुद अपर्णा यादव ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनकी चुप्पी से सस्पेंस और भी बढ़ गया है। वहीं यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को उनकी जलेबी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। जलेबी पॉलिटिक्स का मतलब हर सवाल पर घुमावदार जवाब देने की रणनीति। राजभर इसके माहिर हैं, लेकिन आज उनके घर पर आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन क्या किया? वो अखिलेश यादव पर भड़क गए। सीधी बात की, कहा कि उन्हें अखिलेश ने भेजा था। इसके बाद उनसे जो भी सवाल किए गए हर जवाब चकरा देने वाला था। अब वो हो सकता है उनको बताए हों, रात को जैसे जाते हैं जब मिलने, अखिलेश जी रात को जाते हैं योगी जी से और मोदी जी से मिलने। ये दावा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए जो कुछ कहा वो सुनना दिलचस्प है। मामला अखिलेश के उस बयान का है जिसमें एसपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा था कि अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। इस पर ओम प्रकाश राजभर का ये जवाब सुनिए। बता कैसे रहे हैं? मिले होंगे रात को, तभी वो बताए होंगे कि ये पार्टी बनाऊंगा और बुलडोजर चुनाव चिन्ह रखूंगा, तभी न। क्यों जाते मिलने?
और वही सलाह लेने जाते होंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो बताए होंगे कि हम यही करने जा रहे हैं, तो बता रहे होंगे। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चलने के अखिलेश के आरोपों पर राजभर बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कह दिया कि अगर एसपी में सब कुछ ठीक था तो भला शिवपाल यादव अलग ही क्यों हुए थे। सपा में सब कुछ ठीक नहीं था, तब न शिवपाल जी अलग हुए थे। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उसको ठीक किए, और बार बार शिवपाल जी को धोखा मिल रहा है। जाने अनुभव उनको, ऑल इज वेल। राजभर पर अखिलेश का ये गुस्सा आरक्षित वर्ग के उन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की वजह से भी था, जिसका दायरा केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और आशीष पटेल के बाद गुरुवार को खुद मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर तक पहुंच गया। राजभर ने इनसे बातचीत भी की, क्या कहे राजभर जी? राजभर साहब ने आश्वासित किया कि जैसे चीफ सेक्रेटरी जी से बात हुआ कि जैसे समय मिलता हम आप 5 लोगों को मिलवा देते। राजभर सच बोल रहे हैं, मिलवाएंगे मुख्यमंत्री से, और मिलवाएंगे तो बात बनेगी। हमें तब तक विश्वास नहीं हो जाता जब तक हमें वहाँ लेके नहीं जाते, हमें ठोस आश्वासन नहीं में कुछ लिखित रूप से हमारे सामने नहीं आ जाता। राजभर का आरोप है कि प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जो कुछ हो रहा है वो अखिलेश के इशारे पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के 2 ऐसे चेला हैं, इनका नेतृत्व करते हैं। ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। हमने देखा कि जब ये धरना देते थे तो टोपी सपा की लगा करके और झंडा लगा करके धरना दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है बीजेपी की सरकार में। पिछड़े दलित भाई बहन जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो आखिर आरक्षण छीना जा रहा है, आरक्षण का घोटाला हो रहा है। चर्चित और विवादित बयानों की वजह से भले ही ओम प्रकाश राजभर कभी सुर्खियों में रहे हों, लेकिन इस वक्त वो बीजेपी के बचाव में मोर्चा संभालने में जुटे हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां कल बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट का ऐलान किया और आज सुबह से दिग्गज नेताओं के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला विकेट गिरा रतिया से विधायक रहे लक्ष्मण नापा का, जिनका इस बार टिकट कट गया। अब खबर है कि लक्ष्मण नापा कांग्रेस के टिकट पर रतिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया है। अब लक्ष्मण नापा अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। पिछले 24 घंटे में हरियाणा बीजेपी में कई छोटे बड़े नेताओं का इस्तीफा हो चुका है। इसमें एक बड़ा नाम मंत्री रणजीत चौटाला का भी है, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी से अलग होने का ऐलान किया। बीजेपी ने रणजीत चौटाला की रनिया सीट पर शीशपाल कंबोज को प्रत्याशी बनाया है। अब संभव है कि रणजीत चौटाला एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जैसा पिछली बार लड़े थे। यानी सिरसा इलाके में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पार्टी छोड़ने वालों में एक बड़ा नाम कर्णदेव कंबोज का भी है, जो मनोहर सरकार में मंत्री थे और मौजूदा वक्त में पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। हरियाणा में बीजेपी की राजनीति का मजबूत आधार ओबीसी मोर्चा है और ऐसे में कर्णदेव कंबोज का पार्टी से अलग होना संकट पैदा कर सकता है। कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करके बड़ा इशारा कर दिया है। इसी तरह हरियाणा बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। सुखविंदर बवानीखेड़ा सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब वो विधानसभा चुनाव में बगावत करने की बात कह रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद आदित्य चौटाला ने HSAM बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। वो डब्बाली सीट से टिकट मांग रहे थे। आदित्य चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं। टिकट न मिलने के बाद पार्टी से बगावत करने वालों की संख्या इतनी नहीं है, बल्कि कई नेता अभी भी कतार में लगे हैं। ऐसे नेताओं के बारे में भी मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे बड़ा नाम है सावित्री जिंदल, जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। इनको उम्मीद थी कि हिसार से उन्हें इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने यह सीट कमल गुप्ता की झोली में डाल दी। अब सावित्री जिंदल कह रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेगी। अगर हिसार सीट से सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो नवीन जिंदल उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे और नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसी तरह सोनीपत से विधायक कविता जैन का टिकट कटा तो आंखों से आंसू बहने लगे। कविता जैन ने रोते हुए समर्थकों से बात की और पार्टी को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर टिकट नहीं बदला जाता तो संगठन के कई नेता सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हरियाणा की सियासत में चर्चा योगेश्वर दत्त की भी है, जो लगातार सोनीपत की गोहाना सीट से टिकट मांग रहे थे।
लेकिन जब लिस्ट में नाम नहीं दिखा तो सुबह सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की और इशारों इशारों में बता दिया कि वो फैसले से खुश नहीं है। योगेश्वर दत्त देश के जाने माने पहलवान भी रहे हैं। अभी बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, लेकिन दूसरी लिस्ट आना बाकी है। अब इंतजार इस बात का है कि अब दूसरी लिस्ट जारी होती है तब का माहौल कैसा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की एक और खबर की बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान की बात करते हैं जो उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर दिया, जिसे कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया और कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई। She has struggled for years. She has struggled as a woman and as a sports person. I think it is befitting that she should get some dignity. हिमाचल प्रदेश में आज भगवा संग्राम देखने को मिला। मुद्दा एक मस्जिद के निर्माण के विरोध का है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही। निर्माण सरकारी जमीन पर है, निर्माण अवैध है, कोई परमिशन उसमें उनके पास नहीं है। ऐसी सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। खुद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ऐसी बेबाकी से मस्जिद के अवैध निर्माण पर बात की कि देश भर में सियासत गर्मा गई। जमीन जो है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार दोहरा रही कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवाकर जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। सियासी तौर पर देश भर में मामले के गरमाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आए। बड़ी सफाई। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। लाल रंग क्रांति का है। बुलडोजर की ये कार्रवाई कहाँ पर कितने बुलडोजर चले? वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की। दावे के साथ कहता हूं, वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी की राजनीति का पारा गर्म हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। हफ्ते भर में एक के बाद एक जुबानी जंग के 4 राउंड हो चुके हैं और हर राउंड के साथ प्रदेश का पॉलिटिकल पारा चढ़ रहा है। सिर्फ 7 दिन के भीतर माहौल ऐसा हो गया है कि एक तरफ से वार होता है तो कुछ घंटों के भीतर ही पलटवार सामने आ जाता है। कानपुर से लेकर मैनपुरी तक योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी से लेकर एसपी के डीएनए को खंगाला, तो अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर वाले बयान से जवाब दे दिया। दोनों के बीच आगे निकलने की होड़ मची है। भ्रष्टाचार से लेकर अपराध और विकास तक के मुद्दों पर बात हो रही है और पॉलिटिकल पैरामीटर पर पारा अब डाउन हो रहा है। तो आज मेरे साथ भारत की बात में देखिए बाबा की ललकार और टीपू की तलवार। बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश और सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीति की पहचान बन चुका है।
अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का वो औजार जिसे योगी की तरह कई राज्यों के सीएम ने कॉपी तक करने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा तक कहा जाने लगा था। और अब वही बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के ठीक पहले फिर से गर्म हो गया है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर और लाल टोपी से लेकर डीएनए तक योगी और अखिलेश यादव के बीच बयानों का युद्ध छिड़ा हुआ है। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। तू शेर तो मैं सवा शेर, तू आग तो मैं ज्वालामुखी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ की कमान से अगर तीर निकलता है तो अखिलेश यादव भी वार करने से नहीं चूकते। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। राउंड 1। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी जंग का सिलसिला करीब 7 दिन पहले शुरू हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ यूपी के कानपुर को परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे और यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लाल टोपी वाला हमला किया था। इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। जो लखनऊ में बैठे लोग हैं उन्हें तो लाल रंग से पता नहीं क्या नफरत है। हमारे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यक्रमों में भी लाल रंग बहुत जुड़ा हुआ है। ये हमारा इमोशन का कलर है। अगर हम गुस्सा हो तो कान लाल हो जाते हैं। कोई अगर थोड़ा बहुत छू जाए अगर तो लाल वहाँ भी हो जाता है। आप दुखी हो तो आपके चेहरे पे नजर आता है, लाल रंग हो जाता है। ये लाल रंग हमारे इमोशन का है। योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी पर हमला किया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर रुके ही नहीं। बयानों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में लाल रंग की परिभाषा समझाते हुए योगी पर पलटवार करते रहे। ये लाल रंग क्रांति का रंग है। जयप्रकाश नारायण जी इस लाल टोपी को लेकर के आए थे। जब रशियन रेवोल्यूशन उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो क्रांति हुई है वो लाल रंग से हुई है, बदलाव जो हुआ वो लाल रंग से हुआ, वो लेकर के आए थे ये रंग और टोपी, जिसको समाजवादियों ने अपना लिया। तो साइंटिफिक रीजनिंग है वो यही है कि हम बहुत दूर से देख सकते हैं। जो दूर से दिखाई दे रहा है उन्हें लाल रंग, और लाल रंग क्या कहता है कि आप रुक जाइए, सरकार जाने वाली है, इसीलिए लाल रंग से वो घबरा रहे हैं। और बात सिर्फ वार पलटवार तक नहीं रही, बल्कि तीखे तंज भी होने लगे और फिर लाल टोपी से कारवां काली टोपी तक जा पहुंचा। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। अखिलेश यादव
काली टोपी के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ इशारा कर रहे थे। राउंड 2। लाल टोपी पर राजनीतिक संग्राम अभी थमा भी नहीं था कि योगी वर्सेस अखिलेश यादव के बीच राउंड 2 शुरू हो गया और राउंड 2 का नाम था बुलडोजर। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अब समझिए कि आखिर बुलडोजर चर्चा में कैसे आया। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बैठक की और ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। और ये बात गोरखपुर के कार्यकर्ता थे जिनकी मौजूदगी में अखिलेश यादव ने कही और उसके बाद से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए और फिर अखिलेश का जवाब आया था। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी उत्साहित है क्योंकि अपने सियासी इतिहास में 24 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती थी। पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक एसपी को जीत मिली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश यादव कामयाब नहीं हो पाए थे। राउंड 3। बुलडोजर के बाद अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच राउंड 3 डीएनए पर हुआ। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी पहुंचे थे और यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई प्रहार किए थे। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। लेकिन अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग तब छिड़ी जब बात डीएनए पर आई। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। दरअसल यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवाब सिंह का नाम लेकर एसपी पर हमला किया था। कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है।
ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर आरोप लगा है और नवाब सिंह यादव का रेप पीड़िता के साथ डीएनए मैच हो गया है। इसी के साथ नाबालिग से बलात्कार की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर 3 राउंड अब तक हो चुके हैं। चौथा राउंड शुरू हुआ है। एनकाउंटर को लेकर बयानों के बाउंसर फेंके हैं अखिलेश यादव। हालांकि उधर से अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन बात पहुंच गई है। अभी बीजेपी नेताओं ने कमान संभाली है और अखिलेश यादव के जाति वाले एनकाउंटर के जवाब में कह दिया है कि बीजेपी सरकार जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। राउंड 4। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच राउंड 4 की शुरुआत भी हो चुकी है और राउंड 4 का नाम है एनकाउंटर। एनकाउंटर स्पॉट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को मार गिराया है। मंगेश यादव ने अपने 4 साथी गुंडों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर सुल्तानपुर के मशहूर ज्वेलर्स की दुकान में बंदूक की नोक पर लूट की थी और गहने लेकर फरार हो गया था। अपराधियों की तलाश थी और बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में मंगेश यादव मारा गया। ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल है, सिपाही घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन मंगेश यादव नाम के इनामी बदमाश के मारे जाने के बाद यूपी में राजनीति शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आरोपी की जाति देखकर उसे गोली मारी गई। मरा कौन? सिर्फ यादव? और लोग क्यों नहीं मरे? देखिए, ये जातिवादी सरकार है और नफरत कर रही है विपक्ष की पार्टी से। कल जब भी परिदृश्य बदलेगा तो हो सकता है कुछ और परिणाम आए। विद्वेष की भावना सबके अंदर रहती है, ये प्राकृतिक है। तो आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी कुछ ऐसी हरकत कर दे, तब कैसा महसूस होगा शायद समय बता देगा। जबकि बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार अपराधी की जात नहीं देखती। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं। जातिगत एजेंडा उन्हें तय करना, जातिगत समाज में टकराव उन्हें पैदा करना। हमारी सरकार ने जो लोग अपराधी हैं वो किसी जाति मत संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ डकैती डालने गई थी, उस गिरोह में वो था न। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तब पुलिस माला लेके पहिरावे कि पुलिस गोली चलावे। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है, उसको मार दिया जाएगा, तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। कोई जानकारी हुई होगी? आप उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि जाति चीन करके हो रहा है, तो गोली जाति चीन के चलती है। अभी तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ है और उसके पहले ही योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच 4 अलग अलग मुद्दों पर सियासी रार छिड़ चुकी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार होने लगी है और 27 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में होने जा रही 10 सीटों पर उपचुनाव को इसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि अभी से बयानों में राजनीतिक पारा अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।